बाबा साहब के नाम पे वोट मांग रहे हैं ना, तो मोदी भी तो बाबा साहब के सामने झुक रहा है। कैसे डिफरेंस किया जाएगा कि दोनों में क्या अंतर? अच्छेदार भाषण देना और समस्या का समाधान बताना, दोनों में फर्क है। मैं इसको कहता हूँ ये बहुजन मार्केट है। इस मार्केट में माल सेल करना बहुत आसान है। मंच पे आपको 3-4 बार दलित पिछड़ा, दलित पिछड़ा, दलित पिछड़ा, बाबा साहब ये नाम ले लेना है, आपकी दुकानदारी चल पड़ेगी। दिक्कत तब आती है जब आप आलोचना करने लगते हैं, क्योंकि आलोचना कोई सुनना नहीं चाहता, उससे आपकी दुकानदारी कमजोर होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप असली बुद्धिजीवी तभी हैं जब सही पर आप तारीफ करना और गलत पर आलोचना करना जानते हो। ये आपका सही काम है सोसाइटी के तहत। बाकी गुणगान तो दरबारी लोग सब पाले हुए हैं। उस तरफ एक गोदी मीडिया है, किस तरफ हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? जो नीरज जी को फॉलो करते होंगे वो समझ गए होंगे दलित पिछड़ा किसके वो बोला जा रहा था। लेकिन जो नहीं समझ में, मैं मतलब पूछना चाहता हूँ किसके तरफ इशारा क्या है? नहीं, इशारा किसी की तरफ नहीं। मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं, मेरा इशारा सिर्फ उन लोगों की तरफ है। इशारा तो है जो देखने वाले समझ गए। मेरा इशारा सिर्फ उन लोगों की तरफ है जो कहते हैं कि EWS से नुकसान हो रहा है और सदन में हाथ भी उठाते हैं। हम सहमत हैं। आप जाके खंगाल के उठाइए किस कौन सी पार्टी थी जिसने EWS का विरोध किया। आज क्यों रो रहे हो कि UPSC में घोटाला हो रहा है, सारे EWS के लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड बनकर के IAS बने जा रहे हैं? किसकी देन है? आप सदन में थे तो आपने क्यों नहीं विरोध किया था EWS का? आज जो संविधान की बात कर रहे हैं, जो दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं, वो कौन लोग थे? केवल 2-3 सांसदों को अगर छोड़ दिया जाए, किसी भी बड़ी पार्टी ने EWS का विरोध नहीं किया था उस समय। केवल EWS की बात नहीं है, जितने भी कानून पास होते हैं सदन में ही तो हो रहे हैं, सदन में ही तो हो रहे हैं। एक बात यह है कि मेरे विरोध से क्या होगा, एक बात है कि मेरे विरोध से भी फर्क नहीं पड़ता। आप कम से कम अपनी नजर में, जनता की नजर में, वोटर की नजर में ईमानदार तो रहते कि हमने विरोध किया था। वैसे ही मैं इस समय की भी बात कर रहा हूं। इलेक्शन से पहले जिन मुद्दों की बात की गई, 2 सत्र सदन के निकल गए, कौन से मुद्दे पर एक प्रमुखता से लड़ाई लड़ी गई? जितना बौद्धिक जुगाली विपक्ष के लोग करते हैं उतना तो सत्ता पक्ष में अंदर बैठे हुए लोग कर देते हैं। भाई आप बाबा साहब के नाम पे वोट मांग रहे हैं ना, तो मोदी भी तो बाबा साहब के सामने झुक रहा है। कैसे डिफरेंस किया जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है? एक सवाल ये है कि ये सवाल उठता है कि जो लोग बैठे थे सदन में वो क्या कर रहे थे। मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ, 131 सांसद जो थे रिजर्वेशन से जो जाते हैं वो लोग भी तो बैठे थे। बिल्कुल। वो लोग क्यों नहीं किया? आखिर क्या ऐसी मजबूरी है? जो 21वीं सदी में हम लोग कितनी बातें करते हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं बोलते हैं विश्व गुरु भारत बनेगा, चाहे तमाम प्रकार की जितनी बातें करते हैं, 131 सांसद क्या कर रहे थे उस समय? क्या कारण है कि मतलब वो लोग आवाज नहीं उठा पाए? अगर 131 चमचा युग लिखा था ना कांसीराम साहब ने, और उससे पहले ज्योतिबा फूले साहब गुलामगिरी लिख गए थे। बाद में एक बाबा साहब की एक घटना बताई जाती है कि चुनाव जीतने के बाद, हालांकि उस घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन लोगों को समझाने के लिए ठीक है कि चुनाव जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उनके निजी सचिव, नाम इस समय याद नहीं आ रहा है, दूध का व्यवसाय करते थे, वो चुनाव जीतने के बाद बाबा साहब से मिलने आए। तो बाबा साहब ने पूछा कि चुनाव जीत गए, अब करोगे क्या? तो बोले जो पार्टी कहेगी वही करेंगे। अंतर आप समझिए। अभी भी सदन में मैं बार बार एक बात कहता हूं कि भीड़ और भेड़ में ज्यादा अंतर नहीं होता है। दोनों एक के लीक के पीछे लीक चलती रहती हैं, भीड़ भी और भेड़ भी। आप जो बात बोल रहे हैं वो बड़ी बात है। मैं इसमें एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि मुक्त और स्वतंत्र आवाज भले ही एक हो, लेकिन वो दमदारी से आपकी बात कर लेगी बनिस्बत उन गुलाम लोगों से। मैं पिछले एक कार्यक्रम में था, सांसद सम्मान समारोह में, संचालन मैं ही कर रहा था। मैंने मंच से कहा कि ये बहुजनों का सदन है, यहाँ पर कोई किसी पार्टी से नहीं है, सारे OBC SC ST के लोग मिल करके अपना सदन चलाएंगे। उसी में कुछ पार्टी के लोग आए, बोले हम पार्टी लाइन से हटकर बात नहीं कर सकते। मतलब गुलाम हैं, और हम बता भी रहे हैं मुंह से कि हम गुलाम हैं। आपने जो बात किया कि पार्टी के लिए जो अंबेडकर साहब के जो सेक्रेटरी थे उनका उदाहरण भी आपने दिया, तो इस समय भी बड़े दमदार लीडर आए हैं। अब मैं नाम ले लेता हूं, अगर चंद्रशेखर आजाद को छोड़ दिया जाए जो इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी से जीत के आए हैं, तो बहुत सारे लीडर आए हैं। हम देखते हैं कि अयोध्या जैसी सीट से भी बहुत सारे बहुजन लीडर आए हैं। क्या वो लोग भी इन मुद्दों पर चुप रहेंगे? क्योंकि अभी बड़ी बड़ी बिल आनी बाकी है। आपको पता होगा कौन कौन सी बिल अभी आनी बाकी है जो प्रस्तावित है, तो चुप रहेंगे। मूल अंतर समझ लीजिए, एक सांसद यहाँ भी आई है, मैं याद दिला मूल अंतर समझ लीजिए। हालांकि राजनीति में मैं चूंकि पाखंड और अंधविश्वास के विरोध को लेकर चलता हूं, लोगों का कहना है कि राजनीति में ये चीज नहीं चल पाती है, ये उनका मसला है। मैं चूंकि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का हिमायती हूं, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अयोध्या से जो जीत के आए, संदेश गया, मैसेज बहुत अच्छा गया, क्लियर कट, लेकिन जो मैसेज देना चाहिए था, मैसेज क्या जाना चाहिए था कि जनता अब तुम्हारे पाखंड, अंधविश्वास और हिंदुत्व के एजेंडे में नहीं फंसेगी। आप वो मैसेज नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि जिसको आपने जिताया, भले ही वो दलित है, लेकिन वो जय भीम से ज्यादा जय श्री राम कहते हैं।
नहीं, इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, नीरज जी, आई एम सॉरी, बट उन्होंने एक बड़े मीडिया हाउस ने उनको जय श्री राम बोलने के लिए बोला, वो नहीं बोले। एक जगह नहीं बोले होंगे, लेकिन आप 10 इंटरव्यू देख लीजिए, उसमें बोलते हैं, गर्व के साथ बोलते हैं, गर्व के साथ बोलते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो रामलला के ही उससे आए हैं। तो मैं विरोध करने की बात नहीं कहता, लेकिन आप किस मेंटलिटी, किस विचारधारा के तहत जीते हैं, जनता ने आपको क्यों जिताया है, आपको समाज के बीच में संदेश क्या देना है। जैसे किसी व्यक्ति को पॉलिटिक्स करनी है, दोनों चीज़ों में अंतर समझिए, तो वो अपने मुंह से ये ना कहे कि मैं राम विरोधी हूँ, लेकिन ये भी तो कहने की जरूरत नहीं है कि मैं गुलाम हूँ। इस मेंटल प्रेशर से हम कब बाहर निकलेंगे? हाँ, कि एकदम सही बात है ये, कि मतलब कि हम पार्टी लाइन से ऊपर उठ के अपने समाज के लिए सोचें, जो इतने हजारों सालों से दबा कुचला है। इसमें जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, हम ट्राई मार के देख सकते हैं। जैसे मैं एक बात कहता हूँ कि जनता को, किसी भी जनता से आप पूछो कि भाई आप चाहते हो कि आपका नेता बिक जाए, तो क्या कहेंगे लोग? नहीं चाहते। यानी कि मैं जनता से फिर क्या कहता हूं कि आप ना बिकने वाला नेता चाहते हो, तो जनता भी तो ना बिकने वाली होनी चाहिए। जनता 100 राशन में, 200 राशन में जाति के नाम पर बिकने को तैयार है। जैसे जो लोग एमके स्टालिन को पसंद करते हैं, एमके स्टालिन को, कि इनका मुद्दा अच्छा है, ये अच्छे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, वही एमके स्टालिन अगर उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने आ जाएं, सबसे पहले क्या सर्च किया जाएगा एमके स्टालिन में? जाति। मुद्दे नहीं सर्च किए जाएंगे, सबसे पहले जाति। जो लोग चंद्रशेखर आजाद की तारीफ करते हैं, एक बार चंद्रशेखर भाई को हमारे जिले में भेज दीजिए, हमारे मुद्दे पर भेज दीजिए। जब चंद्रशेखर वहीं से चुनाव लड़ने जाएंगे तो पहले ये देखा जाएगा कि हमारी जाति का नेता लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। जनता को भी इससे ऊपर उठना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, और मैं ये कहने का हकदार इसलिए हूं क्योंकि मैं उठ चुका हूं। मेरा आगड़ा पिछड़ा कितना भी उठा करके देख लेना आप, मैं इससे ऊपर हूं। मैं ना अपनी जाति के नेता में मसीहा तलाशता हूं, ना जाति के नेताओं को डिफेंड करता हूं, बल्कि जितना मौका मिलता है, अगर मेरे जाति के नेता ने, मेरे पसंदीदा नेता ने भी, जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पर मुद्दों की वजह से इस समय चंद्रशेखर को पसंद करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आलोचना नहीं कर सकता। उन्होंने चमार रेजिमेंट की बात उठाई, मैंने आलोचना की कि आप बहुजन नेता हो, आपको एक जाति के नेता के तौर पर नहीं देखा जाता, ये गलत है, और मैं ये हमेशा करता रहूँगा। आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है, मन कर रहा है बहुत बात करूं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन अब रह गया। चंद्रशेखर आजाद और यहाँ पे एक सांसद आई हैं, नई नवेली सांसद है, बहुत कम उम्र की, संजना जाटव, दोनों का भविष्य कहाँ देखते हैं? दोनों युवा हैं, दोनों बहुजन समाज से आते हैं। दोनों में कोई तुलना नहीं है, एक सेल्फ मेड है, एक वही बात के पार्टी के दम पर है। अब ये संजना जी को तय करना पड़ेगा, ये उनकी सोच पे डिपेंड करता है कि वो क्या मानती हैं। वो अगर ये मानेंगी कि मैं पार्टी के दम पर आई हूँ, तो भविष्य क्या है? जैसे और गिनती के जो आपने 131 बताए, मैं आपको रोक रहा हूँ प्लीज, क्योंकि मैं संजना जी के पास जाने वाला हूँ, मैं क्वेश्चन जरूर रेज करूँगा। बिल्कुल करिएगा, बिल्कुल करिएगा, और मैं उनसे बात कर चुका हूँ, मैं उस बात को खुलासा नहीं करना चाहता, आप खुद बात करिएगा। मैं जो बात करता हूँ, कर चुका हूँ, वो उनका ये मानना है कि वो पार्टी के दम पर है। तो जिस व्यक्ति को ये लगता है कि वो पार्टी के दम पर है, तो वो पार्टी की विचारधारा, पार्टी की लाइन से अलग हट के बात नहीं कर सकता। दूसरी बात, जैसे नगीना की बात है, नगीना में बहुत सारे लोगों का ये था कि यार इतने सारे लोग लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर का सपोर्ट क्यों किया जाए। मैं उनसे एक ही बात कहता था कि और कोई भी जीतेगा तो जो आपके 131 दलित सांसद वाली लिस्ट है उसमें शामिल होगा। समझ रहे हैं अंतर? भाई किसी भी सुरक्षित सीट पर जो भी जीतेगा वो एससी होगा, संख्या तो वही गिनती रखेगा ना, लेकिन उसमें आपको तय करना पड़ेगा कि लीडरशिप किसके पास है। लीडर बनने के लिए कौन लड़ रहा है और लोडर बनने के लिए कौन लड़ रहा है, इस बात का फर्क समझना पड़ेगा। बाकी मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, चंद्रशेखर हो या संजना जाटव, जल्दी किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। वॉच करिए, पैनी निगाह रखिए। किसी को खुदा मानने की जो प्रवृत्ति है, उसी से बहुजन समाज का आज ये नुकसान हो रहा है। हमने पहले अपने नेताओं को राजा रानी बनाया, फिर देवी देवताओं की तरह ट्रीट किया। इसकी वजह है कि हम आलोचना करने की बजाय आस्था का प्रतीक मानने लगे। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनकी आप आलोचना नहीं कर सकते, वो आस्था का प्रतीक हैं। कुछ ऐसे नेता या नेत्री हैं कि आपने अगर उनकी आलोचना कर दी तो आप दलित समाज के विरोधी हो गए। तो लेकिन मैं करता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ना सब्सक्राइबर से, ये कितने लोग सुन करके मुझे क्या विरोधी मान लेंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे, वो मैं धंधा नहीं चला रहा हूँ। मैं विशुद्ध रूप से इस बहुजन समाज का पोस्टमार्टम करने के लिए इस धंधे में आया था, नौकरी छोड़ करके न्यूज नेशन की, और मैं वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा हूँ। इसीलिए शायद जब मैं मंचों पे जाता हूँ तो मेरे कान में एक बात जरूर कही जाती है, नीरज भाई रगड़ दीजिएगा। पूरी बातचीत पे आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।